बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगा कि मेंटल हेल्थ ट्राई एज क्या होता है। अच्छा, मेंटल हेल्थ ट्राई एज से पहले आपको समझना पड़ता है कि मेडिकल ट्राई एज क्या होता है। ठीक है, मेडिकल ट्राई एज जो होता है वो अमूमन अगर आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम कर रहे हो तो या कोई मेडिकल के साथ आपका ताल्लुक़ बना हो तो आपको इस ट्राई एज से बड़ा वास्ता पड़ता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि संगीनी, यानी कि उसकी नौइयत को देखकर दर्जाबंदी करना। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को, मिसाल के तौर पर आपको मैं अगर मेडिकल ट्रायज में बताऊं तो एक बंदे को सर का दर्द है, ठीक है, और वो सिर्फ उसको चक्कर आ रहे हैं, ठीक, और साथ में दूसरा एक बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो अस्पताल में आ गया है और उसकी टांग से खून बह रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और वो साथ में मतलब कि आपको लग रहा है कि उसके वाइटल्स ज़ाया हो रहे हैं और उसको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो अब ये सर दर्द वाला पहले लाइन में पहले खड़ा है और ये बंदा बाद में आया है, तो इनमें से मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं या नर्सेस जो होते हैं वो किसका पहले ट्रीटमेंट करेंगे? तो अगर उसूली तौर पर देखें जो सर दर्द पे पहले आया उसका है, तो लेकिन यहाँ पर आप ये बात याद रखें कि हेल्थ साइंसेस में या मेडिकल साइंस में जो है ना, ये कोई बैंक वाला सिलसिला नहीं होता कि जो पहले आया है तो उसको पहले वो करें, नहीं, जो लाइन में पहले खड़े नहीं, यहाँ पर होता है ट्राई सिस्टम, यानी कि संगीनी किसकी है, किसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। सेम अगर आप देखें जब आपकी गाड़ियाँ जा रही होती हैं तो जब आपको एकदम से आती है एम्बुलेंस आती है तो आप क्या करते हो, उसको रास्ता देते हो ना, गो कि आप भी तो किसी काम के लिए जा रहे होते हो, लेकिन फ़ौरी तौर पर उसको आप रास्ता देते हो, वो इसलिए देते हो क्योंकि वो संगीनी ज़्यादा होती है, यानी कि आपको पता होता है कि इसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। इसी तरह से यहाँ पर भी यही होता है कि सर दर्द वाला जो होता है उसकी संगीनी थोड़ी कम होती है और जिसका खून वगैरह निकल रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है उसकी संगीनी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से मेंटल हेल्थ ट्रायज भी होता है। अच्छा, ये जो ट्रायज होता है ना, इसको कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ग्रीन होगा, ठीक है, फिर इसी तरह से येलो होगा, ठीक है, फिर इसी तरह से रेड होगा और ब्लैक होगा। ऑरेंज भी होता है, येलो और रेड के बीच में एक ऑरेंज कलर भी होता है, लेकिन मैं आसानी के लिए जल्दी ख़त्म करने के लिए बता देता हूँ। ग्रीन में वो वाले लोग आते हैं जो स्टेबल होते हैं, जैसे कि ये सर दर्द वाला हो गया, दांत के दर्द वाला हो गया, उनको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और वेट भी कर सकते हैं, यानी कि वो 120 मिनट तक वेट कर सकते हैं, तो ठीक है, ऐसे ही उनको वहाँ पर रख दिया जाता है। येलो में जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा पेन होता है उसको, ठीक है, यानी कि ज़्यादा संगीनी होती है, कोई एमरजेंसी नहीं होती, लेकिन ये कि बंदे को पेट का दर्द हो सकता है, ठीक है, बाजू वगैरह में दर्द हो सकते हैं या अपेंडिक्स वगैरह के जिस तरह के दर्द होते हैं वो सारा सीन यहाँ पर हो सकता है, या अगर कोई प्रेगनेंसी का सीन है, ठीक है, तो वो भी तकरीबन येलो में ही रखा जाता है। अच्छा, अगर कोई कम्प्लिकेशन नहीं हो कोई बहुत ज़्यादा तो फिर भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेड जो होता है, रेड नाम से ही आप देखें कलर जो है ये एमरजेंसी को ज़ाहिर करते हैं और एमरजेंसी में ये होता है कि आपने इन सारे लोगों को बाईपास करना है और सबसे पहले मदद इसको देनी है। हो सकता है इसका एक्सीडेंट हुआ हो, स्ट्रेचर पे, अमूमन ये लोग स्ट्रेचर पर होते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं होते हैं, तो फिर इनको सबसे पहले मदद की ज़रूरत होती है और इन सबसे पहले इसको ट्रीट करते हैं ताकि इसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। बाकियों की तो ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं होता, इसकी ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको पहले मदद यानी कि मेडिकल एड पहले दी जाती है। और ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक अमूमन डेड को ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि इंसान की डेथ हो चुकी है, अब इसको किसी और मेडिकल एड की ज़रूरत नहीं है, फिर ये जो बॉडी होती है वो उसके लवाकिन के हवाले कर दी जाती है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ ट्रायज भी होता है। ये मेरे पास ये जो पेपर है, एक स्टडी है, ये कोई यूके का ही है, मतलब कि वहीं का कोई अस्पताल है, कोई यूनिवर्सिटी है उसका अस्पताल है, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने स्टडी की कि चलो किसी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कि जी कि चलो हम ना इस अस्पताल के लोगों से पूछते हैं कि वो कितने फेमिलियर हैं ट्रायज के मुतालिक। और अमूमन जैसे कि मेरी जो ड्यूटी थी वो मतलब कि इमरजेंसी उसके साथ ही है ना, तो यहाँ पर ये होता है कि जब आप इमरजेंसी उसमें वार्ड में बतौर साइकोलॉजिस्ट काम करते हो तो फिर आपको ट्रायज का बहुत ज़्यादा पता होता है, या फिर अगर आप हेल्पलाइन वगैरह पे काम करते हो तो फिर भी आपको ट्रायज वगैरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि आप अच्छे से अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सको और क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो सके और उसको अच्छी सर्विसेज, बेहतर सर्विसेज हम दे सकें। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि उन्होंने एक देखें डेवलप कंट्रीज़ के जब हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में उसके इमरजेंसी वार्ड में गए, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट पहले से मौजूद थे
और उनसे पूछा गया कि भाई आपको जो है ना मतलब कि देखें, हमारे यहाँ सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिकल नर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल नर्सेज थे या मेंटल हेल्थ का स्टाफ था, जो भी था, ठीक है, जो कि मेंटल हेल्थ के साथ जिनका ताल्लुक था वो भी और बाकी लोगों से भी उन्होंने पूछा कि भाई आप मेंटल हेल्थ ट्रायज से फेमिलियर हो कि नहीं हो। तो अब आप ये देखें कि 59% लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं हैं, नॉट फेमिलियर, और 41% लोगों ने कहा कि जी हाँ हम फेमिलियर हैं। यानी कि इतनी डेवलप कंट्रीज़ में भी ये चीज़ होती है। तो हमारे मुल्कों में अगर इस तरह की जो कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेक ऑफ ट्रेनिंग है, ठीक है। एजुकेशन तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से अच्छी हो जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर वजह मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे यहाँ गैप कहाँ से आ रहा है, एकेडमिया में, ठीक है, और साथ में हमारे जो प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल जो होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, इन दोनों में एक गैप है, ठीक है। ये गैप जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमें ना इस चीज़ में प्रोफेशनल मीन सिर्फ हॉस्पिटलों की उस की नहीं, बाकी भी आप आईओ को देख लें, आप हेल्थ साइकोलॉजी को देख लें, ठीक है, आप फॉरेंसिक को देख लें, आप जेल एंड प्रिजन्स को देख लें, आप बाकी कोई और इदारे हैं, ठीक है, आप एनजीओस वर्कर्स को देख लें जो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर, किसी ने प्राइवेट क्लिनिक बना रखा है, तो इन सभी में देखेंगे तो आपको ये एक अच्छा खासा गैप नज़र आएगा। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ वो जो चीज़ है ना जो हम चाह रहे होते हैं वो इतने जल्दी हमें मिलती नहीं है, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आगे हम चलते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ ओवरऑल ट्रायज के बारे में, ठीक है। आपको पता होगा, जो इन बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ट्रायज को कैसे यूज़ करते हैं इसमें अपने क्लिनिक पे HLPS में। यानी कि हमारे पास ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं, फ़िज़िकल में भी हैं। तो अब कोई ये बोले कि यार ऑनलाइन वालों को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं, नहीं, यहाँ पर बात होती है दर्जाबंदी की, सेवेरिटी की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको WHO की पिरामिड के बारे में बता चुका हूँ कि वहाँ पर भी सेवेरिटी पे बात की जाती है, और यही वही वाली जो सेवेरिटी है वो यहाँ पर थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेन कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये UK मेंटल हेल्थ ट्रायज स्केल है, ठीक है, UK मेंटल हेल्थ ट्रायज स्केल। और इस स्केल के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएँ, ठीक है, G F E D C B A, ये आपके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 मुख्तलिफ़ किस्म की सेवेरिटी है, यानी कि स्केल हैं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स को जो प्रेजेंटिंग होगी, प्रेजेंटेशंस जो होगी, यानी कि उसको जो प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे वो क्या क्या होंगे, ठीक है। और अगर आप इसको लेस से शुरू करें, यानी कि बॉटम से ऊपर शुरू करें, ठीक है, तो कहते हैं जी कि पेशेंट आर द केयर रिक्वायरिंग एडवाइस आर द इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कोलेटेड इनिशियल नोटिफिकेशन पेंडिंग फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन और डिटेल। आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि यहाँ पर आपसे लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन के लिए कोई रब्ता करता है तो हम उसको ये कहें कि नहीं तुम पहले मेरी फ़ीस जमा करो तो फिर हम तुमसे करेंगे, नहीं, उसकी सिवेरिटी कम है ना। हो सकता है एक बच्चा आपसे एडमिशन के लिए पूछ रहा है और हम अपने क्लिनिक पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि उनको फैसिलिटेट कर सके। तो आपकी जनरल अस्पतालों में होते हैं, आपके टर्चरी केयर हॉस्पिटलों में भी इस तरह से होता है, और डेवलप कंट्रीज़ में भी होते हैं कि वो उसको बता रहे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या फ्रंट ऑफिसर होता है वो एक्चुअली आपकी यही एडवाइस और इन्फॉर्मेशन और ओनली मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड, जस्ट उसको वो बताते हैं और जस्ट कंसल्टेशन करते हैं पार्ट G में, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए या वो अपनी वो करने के लिए, ठीक है। तो अगर इधर अपनी HLPS की बात करें तो यहाँ पर जो है हम ऑनलाइन वो कर रहे हैं ना, तो हमें कुछ लोग अपॉइंटमेंट के थ्रू आ जाते हैं, कुछ हमारे डायरेक्ट भी कॉल कर लेते हैं। तो बाद वक़्त हमें जब डायरेक्टली कॉल करते हैं तो हम एनालाइज़ करते हैं कि इस बंदे को सिर्फ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसको कोई प्रॉब्लम है। जब वो बताते हैं प्रॉब्लम है तो फिर हम वहाँ पर अपॉइंटमेंट वाली चीज़ में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत आपको पता है कि इश्यूज़ आते रहते हैं, तो अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी होती है। हम उसको वेरीफाई करते हैं ताकि हमारा पेशेंट हमारे लिए कोई ख़राबी ना हो और हम भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, तो इसलिए उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ट्राइज क्लिनिशियन टू प्रोवाइड एडवाइस सपोर्ट एंड कलेक्ट फर्दर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड, याद है ना। साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड में क्या होता है, लुक, ठीक है, लिसन, फिर उसके बाद है
लिंक, ये चीज़ होती है, आप यहाँ पर करते हो। उस बंदे को बस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और ये किसके थ्रू हो सकती है, आपको किसी भी टेलीफोन के थ्रू हो सकती है, आप कॉल के थ्रू कर सकते हो, कहीं भी, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह होते हैं उसके थ्रू भी हो सकती है। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर ये होता है कि अदर सर्विसेज आउटसाइड मेंटल हेल्थ मोर अप्रोप्रिएट टू करंट सिचुएशन आर नीड। यहाँ पर ये होता है कि हो सकता है कि आपके पेशेंट को मज़ीद कोई सर्विसेज ज़रूरत हों, और उसके लिए रेफरल और एडवाइस टू कॉन्टेक्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइडर, आप उसको रेफ़र करते हो किसी और अल्टरनेटिव के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक पेशेंट आया और उसको प्रॉब्लम आ गया, उसको कुछ स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसको या चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, हमने उसको देखा, और यहाँ पर मेडिकल ट्रायल भी तो आपके साथ ही होता है ना, तो आपको पता चला कि उसको कोई खुदा न खास्ता दिल का मसला आ रहा है, तो आप उसको फौरी तौर पर रेफरल बनाएंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात रेफरल नॉट रिक्वायरिंग फेस टू फेस रिस्पांस फॉर्मल मेंटल हेल्थ, आपको उसकी रेफरल ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आप बाज़ औक़ात उसके साथ फेस टू फेस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्राई क्लिनिशियन टू प्रोवाइड एडवाइस सपोर्ट, एडवाइस टू कॉन्टेक्ट अदर प्रोवाइडर्स, फ़ोन रेफरल और अल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर विदाउट फार्मल रिटर्न। यहाँ पर ये होता है कि आप फार्मल रिटर्न में भी भेज सकते हो और विदाउट रिटर्न भी भेज सकते हो। जस्ट आप दूसरे को कॉल करें कि भाई इस बंदे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ, यानी कि आप उसको आगे भेज देते हो, वहाँ पर आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, आप उस दूसरे बंदे तक पहुँचा देते हो, ठीक है। असिस्ट आर द फैसिलिटेट ट्रांसफ़र टू अल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर टेलीफोन सपोर्ट, बस जो सर्विस आपके पास मौजूद नहीं है आप उसको दूसरी की तरफ भेज देते हो। समझ आ गई, यानी कि यहाँ पर सेवेरिटी कोई नहीं थी, जस्ट वो ज़रूरत थी, और यहाँ पर जो है ना, हो सकता है कि बंदे को प्रॉब्लम आ रही हो लेकिन वो सर्विस आप ना दे सकें और उसको आगे रेफ़र कर दिया। अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कहते हैं रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ असेसमेंट बट इट्स स्टेबल एंड लो रिस्क ऑफ हार्म ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, अदर सर्विसेज एबल टू मैनेज द पर्सन अच्छा अनटिल द मेंटल हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट, टेलीफोन एडवाइस, नॉन सर्विस यूज़र रिक्वायरिंग नॉन अर्जेंट रिव्यू एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड टू कैपेसिटी असेसमेंट सर्विस एक्सेस टू डिमेंशिया, ठीक है। आउट पेशेंट क्लिनिक आर द CMHT का मतलब होता है, यहाँ पर कहीं इन्होंने लिखा हुआ था जी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम, ठीक है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम को कहते हैं CMHT, वहाँ पर आपने उसको भेजना होता है फॉर फेस टू फेस असेसमेंट। हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन भी इसी तरह से हम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम उसको टेलीफोनिक सपोर्ट दे देते हैं, बाज़ औक़ात हम उसको किसी की तरफ रेफ़र कर देते हैं, बाज़ औक़ात हम उसको जिस सिटी से वो बात कर रहे होते हैं हम वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं, और हम उसको जो पर्सन होता है जिसको हम रेफ़र कर रहे होते हैं उसको हम सिचुएशन क्लियर कर देते हैं कि हमारे इस क्लाइंट को क्या क्या मसला आ रहा है, ठीक है। विद इन द 4 वीक नॉन अर्जेंट, यानी कि यहाँ पर अर्जेंट कोई नहीं है, इसको अपने आप को कोई हार्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, स्टेबल है क्लाइंट, तो इसलिए हमने इसको रेफ़र कर दिया। अब ऊपर जाएंगे, इसी तरह से आप देखें सेमी अर्जेंट मेंटल हेल्थ रिस्पांस। अच्छा, यहाँ पर अर्जेंट और नॉन अर्जेंट कौन से आते हैं, आपके सुसाइडल रिस्क आ जाते हैं, ठीक है, असल्टिवनेस आ जाती है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आ जाती हैं, और फिर आप देखते हो कि आपके क्लाइंट को क्राइसिस, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें C में, तो सुसाइडल आइडिएशन विद नो प्लान और ऑनगोइंग हिस्ट्री, यहाँ पर कोई प्लान नहीं है लेकिन किसी हद तक आपको लग रहा है कि उसको हो सकते हैं, यानी कि उसको सुसाइडल आइडिएशन है, उसको ये चीज़ डेवलप हो रही है, जस्ट उसको अगर कोई प्रोवोकिंग मिल गया, कोई ऐसा फैक्टर मिल गया तो हो सकता है कि वो अटैम्प्ट कर ले, तो इसलिए हमने इसको अर्जेंट मेंटल हेल्थ रिस्पांस में रख दिया। आगे आप देखें तो अक्यूट सुसाइडल आइडिएशन रिस्क आर्म टू अदर्स अन क्लियर प्लान और मीन्स, यानी कि क्लियर प्लान किया हुआ, उसने कहा हुआ कि मैंने ना बुध वाले दिन अपने आप को ख़त्म कर देना है, उसने जो है ना पिस्टल वगैरह या जो चीज़ भी है मतलब कि हम मतलब जिससे वो अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, उसने वो प्लान करके रखी हुई है, तो यहाँ पर वेरी अर्जेंट मेंटल हेल्थ रिस्पांस, आपको फौरी तौर पर उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आपने यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि उसको आप काउंसलिंग वगैरह दोगे और फिर घर भेज दोगे, यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने आपको सुसाइडल मैनेजमेंट प्लान बताया था, सुसाइडल आइडिएशन मैनेजमेंट प्लान और सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद का जो मैनेजमेंट प्लान होता है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मज़ीद, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें इमरजेंसी सर्विस रिस्पांस, करंट एक्शन इंडरिंग सेल्फ और अदर सुसाइड अटेम्प्ट वायलेंट एग्रेसिव, यहाँ पर देख लें इमीडिएट रेफरल, याद आ गया कि यहाँ पर इमीडिएट रेफर किसको करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, यहाँ पर किसी प्राइवेट में नहीं भेजना किसी को भी, क्योंकि जब आपके क्लाइंट ने सुसाइडल अटेम्प्ट कर ली तो वो कितनी चीज़ों में फंस गया, बहुत सारी चीज़ों में, कहाँ पर, सोशल स्टिग्मा में,
ठीक है, लीगल प्रॉब्लम में, फिर साथ में ज़ाहिर बात है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गिल्ट, शैम, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद फिर घर वालों को भी ज़ाहिर बात है होता है कि मैं घर जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये सारा कुछ आ जाता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर एकदम से उसको रेफ़र कर देना है, यानी कि इमरजेंसी है। तो अब आपको याद आ गया होगा कि जो हमारा जो हमारा क्या नाम है अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट के बाद हम कंसेंट फॉर्म भेजते हैं। तो कंसेंट फॉर्म में हम उसको क्या लिखा हुआ होता है कि HLPS जो है वो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज देती है। और अब नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ से नीचे वाली तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एक को छोड़ के बाकी ये सारी हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो कभी अगर आपको हमारे क्लिनिक का विज़िट करने का मौका मिले तो ये आपको चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। हमने डिस्प्ले करके रखी हुई हैं किसी हद तक, इनको मॉडिफाई करके, और इन्हीं चीज़ों के तहत हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इनके ऊपर हमने काम करना होता है और चलते हैं। ठीक, अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सुसाइडल प्लान की भी ना मेंटल हेल्थ ट्रायड स्केल के ऊपर यही वाला जो है, इसी के नेक्स्ट आगे देखें। जैसे कि वो मैंने आपको ये वाली जो है ना ये ओवरऑल बता दिया, और ये वाला जो है ना अब स्पेसिफिक कर दिया सुसाइड के ऊपर। तो आगे अगर हम चलें देखें यहाँ पर, तो देखें जैसे मैंने आपको कलर मेडिकल वाले में बताए थे, यहाँ पर भी कलर्स हैं, ये वाले भी कलर्स हैं। ये वाइट है, बिल्कुल वाइट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रे है, ठीक है, ये थोड़ा सा येलो, और ये करते करते ये बिल्कुल रेड है, ठीक है, यहाँ पर रेड है। तो मेरे पास प्रिंटर क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है तो इसलिए ये कलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये के साथ में ये जो है ना ब्लू, ठीक है, ये ब्लू है, और ये ग्रीन है, ठीक है, और ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या होता है, शुरू से ही नीचे से ऊपर जाओ। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटिव कंप्लेंट विद द इंस्ट्रक्शंस। रिपोर्टेड क्या है, नॉन पेशेंट विद द क्रॉनिक साइकोटिक सिम्टम्स, यानी कि उसको पहले की कोई साइकोटिक सिम्टम्स हैं, नॉन पेशेंट विद द क्रॉनिक अनएक्सप्लेन्ड सोमेटिक सिम्टम्स हैं, फिर रिक्वेस्ट फॉर द मेडिकेशन, माइनर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, फाइनेंशियल, ये थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं उसको। और फिर क्या है, नॉट डेंजर टू सेल्फ अदर्स, नॉट एक्यूट स्ट्रेस, नॉट बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, उसको कोई बिहेवियरल डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, तो इसको हम ब्लू में रखेंगे और इसको हम जहाँ तक हम हो सके हम सपोर्टिव या साइको एजुकेट कर देंगे, ठीक है। हम साइको एजुकेट या काउंसलिंग का इनिशियल काउंसलिंग हम कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट डिस्ट्रेस में होता है हमारा क्लाइंट, सिम्टम ऑफ द एंजाइटी या द डिप्रेशन विदाउट सुसाइडल आइडिएशन। आपको याद होगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर मैंने एक लेक्चर आपको दिया था कि ये दोनों आपस में कितना लिंक्ड करते हैं, और माइंडफुलनेस की भी एक एक्टिविटी जो इसके साथ करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि अगर आप अपने केस हिस्ट्री फॉर्म को देखो तो वहाँ पर सुसाइडल आइडिएशन के ऊपर आपने टिक करना होता है अगर पेशेंट के अंदर है, कहाँ पर, जो डिप्रेशन वाली वो है, ठीक है। अगर वहाँ पर डिप्रेशन वाले उसके ऊपर टिक नहीं है, यानी कि उसको आइडिएशन नहीं है, तो उसको ये चीज़ें होगी, कोई एडिटेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर इरिटेबल विदाउट एग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्टिव होगा, कॉर्पोरेटिव होगा, गिव कोहेरेंट हिस्ट्री, और मॉडरेट डिस्ट्रेस है, यानी कि उसको काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत है, आप उसको कर सकते हैं, और ये ग्रीन कैटेगरी में फॉल करता है। ये हम वही फिर यहाँ पर सिविरिटी में ना जाते जाते सारे सुसाइडल की तरफ ही जाते हैं। यहाँ पर फिर आप देखें ऑब्जर्व में क्या है, एजिटेटेड, रेस्टलेस, इंट्रूसिव बिहेवियर, बिजार डिसऑर्डर, कंफ्यूज विदड्रॉन, अच्छा, फिर अनकम्युनिकेटिव, एम्बुलेंस अबाउट ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अपनी चेकलिस्टों में भी मिलती हैं जो कि हमारे केस हिस्ट्री फॉर्म में है। रिपोर्टेड क्या है, सुसाइडल आइडिएशन सबसे टॉप पे इन्होंने रखा है कि वो आपको वो करेगा कि मुझे आइडिएशन हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ द साइकोटिक सिम्टम्स भी इसमें हो सकती हैं, हेलुसिनेशंस वगैरह, डिल्यूशंस, पैरानॉइड आइडियाज़, वो सारी कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको आपने येलो में रखना है, और क्या है, पॉसिबल डेंजर टू सेल्फ और अदर्स, मॉडरेट बिहेवियर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर ये अमूमन यहाँ पर आपकी साइकेट्रिक प्रोफाइल भी बनना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर जो होता है ना आप पेशेंट को ऑनलाइन डील करने का रिस्क नहीं लेते, आप यहाँ पर उसको रेफ़र कर देते हैं, ठीक है, जो भी आपके करीब तरीन हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास आप देखें प्रॉब्लमेट, यहाँ पर रिपोर्ट से देखते हैं, अटेम्प्ट आर सेल्फ हार्म, थ्रेट ऑफ हार्म टू अदर्स, एक्सट्रीमली एजिटेशन, रेस्टलेस, फिजिकली वर्बली अग्रेसिव, कंफ्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। फिर क्या कहता है कि प्रोबेबल रिस्क ऑफ द डेंजर
टू सेल्फ और अदर्स, सेल्फ बिहेवियर डिस्टर्बेंस, ये सारा कुछ यहाँ पर ऑरेंज है। यहाँ पर अटेम्प्ट एट सेल्फ, यहाँ पर होता है उसने सेल्फ हार्म किया हुआ होता है लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की हुई होती। सेल्फ हार्मिंग में मतलब उसने अपने आप को सिगरेट वगैरह से जलाया या कुछ इस तरह से किया या थ्रेट वगैरह दिए, तो ये ऑरेंज में होता है। यानी कि यहाँ पर भी कोई इतना बड़ा आप उसको कर सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं अपनी, जिस तरह से हमारी क्लिनिक के रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है तो यहाँ पर आप उसको दे सकते हो, तो आप उसको रख सकते हो। यानी कि अभी तक उसने आके कोई इस तरह की अटैम्प्ट नहीं की। आखिर में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये है कि वायलेंट बिहेवियर, पोजेशन ऑफ ए वेपन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन द डिपार्टमेंट, डेफिनेट डेंजर टू अदर और सेल्फ। यहाँ पर ये होता है कि वो एक्सट्रीम लेवल पर गया हुआ होता है, उसके पास वेपन होगा ख़ुद को मारने के लिए या किसी और को मारने के लिए, तो यहाँ पर हम फिर मेंटल हेल्थ वाले जो होते हैं नहीं हो, ये देखें यहाँ पर वो है ना नॉट एप्लीकेबल रिपोर्टेड। तो अब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर फिर आप इंटरवीन नहीं करोगे, यहाँ पर फिर अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो इंटरवीन करती हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई सर्विस दे नहीं सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेंटल हेल्थ ट्रायज की समझ आ गई होगी। ये उसी की सीक्वेंस है जो मैंने आपको WHO की पिरामिड बताई थी, और ये मुकम्मल तौर पर आप उसको मेरे पहले वाले लेक्चर्स या वीडियो में देख सकते हो और इसको भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।